न्यूट्रलाइट के 90 साल पूरे होने वाले हैं। 90 साल तक कोई कंपनी, कितनी कंपनी हमें पता है जो कि 90 साल से ऑपरेट कर रही है और अभी भी नंबर 1 है? मेरे को लगता है हैंडफुल ऑफ कंपनी होगी या वो भी नहीं आई है, राइट। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, सिर्फ एक ही रीज़न है कि एमवे और न्यूट्रलाइट ये एंटिसिपेट कर पाते हैं कि अगले 10 साल बाद ये सारा जो मार्केट के डायनेमिक्स है वो कैसे चेंज होने वाला है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि, और मैं काफ़ी जगह डिस्कस भी कर चुका हूँ तो काफ़ी लोगों ने सुना हुआ होगा। नेटफ्लिक्स कितने लोगों के पास है यहाँ पर? कितने लोगों के पास नेटफ्लिक्स से हाथ खड़ा करेंगे? नेटफ्लिक्स, ओके। आपको पता है नेटफ्लिक्स जो थी वो यूएस में डीवीडी सेलिंग कंपनी थी, वो डीवीडी सेल करती थी, राइट। तो आप ये बताइए कि उनका प्रोडक्ट क्या था? क्या प्रोडक्ट था उनका? एंटरटेनमेंट, राइट। कितने पीछे से जोर से बोला एंटरटेनमेंट। देखिए, हर वो कंपनी जो ये जानती है कि उनका प्रोडक्ट, उनकी सर्विसेज क्या है और कभी भी वो अपने टेंजिबल चीज़ों से उसको लिंक नहीं करती है, वो कंपनी जीवन में और दुनिया में कभी भी और हमेशा नंबर 1 रहती है और कभी भी रेडिकेट नहीं होती है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उनको ये पता होता है कि अगर वो डीवीडी सेल करने वाली कंपनी मानते हैं अपने आप को, तो क्या होता है? थोड़े सालों बाद लोग डीवीडी प्लेयर्स आज कहाँ चले गए हमें पता नहीं है। डीवीडी तो मैंने आपको बहुत पहले बताया, उसके पहले कैसेट्स में हमने देखा था कि कैसेट्स, जो लोग पहले कैसेट्स में मूवी आती थी, वीसीआर हुआ करते थे, फिर वीसीडी आए, फिर डीवीडी प्लेयर्स आए, राइट, फिर ब्लू रेज आए। आज उन सबको हमें घर में कहीं या तो हमारे पास एंटीक आइटम की तरह रखे होंगे, हम कहीं यूज़ नहीं करते, राइट। पर जो कंपनियां, और ऐसी एक कंपनी थी ब्लॉकबस्टर कंपनी, जो कि वो डीवीडी सेल करने वाली कंपनी थी और उसको लगता था कि वो डीवीडी ही सेल करती है, वो कंपनी इरेडिकेट हो गई, कहीं नहीं दिखती है। पर क्योंकि नेटफ्लिक्स को पता था कि वो डीवीडी नहीं सेल करती, वो क्या सेल करती है? एंटरटेनमेंट सेल करती है। और जो कंपनी को पता है कि वो एंटरटेनमेंट सेल करती है, वो ये एंटिसिपेट करती है कि आज जो लोग एंटरटेन होना चाह रहे हैं डीवीडी के थ्रू, वीसीआर के थ्रू, सीडी के थ्रू, कल वो उनका एंटरटेन करने का तरीका चेंज हो सकता है। एंटरटेनमेंट होना बंद नहीं करेंगे, मुझे लगता है आज हम और भी ज़्यादा एंटरटेन होना चाहते हैं पहले से ज़्यादा, राइट, पर उनका तरीका चेंज हो सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमारा बिजनेस और हमारा प्रोडक्ट क्या है? हेल्थ। हमारा प्रोडक्ट हेल्थ है। हम जानते हैं कि लोग कभी भी दुनिया में आज से 100 साल बाद भी आप किसी से पूछेंगे क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो लोग बोलेंगे बिल्कुल होना चाहते हैं। किसी से आप पूछेंगे क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो लोग बोलेंगे बिल्कुल रहना चाहते हैं। वो कभी भी हेल्दी रहना नहीं बोलेंगे, वो कैसे हेल्दी रहना चाहते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू हेल्दी रहना चाहते हैं। हो सकता है वो प्रोसेसेस चेंज होती रहे, और यही प्रोसेस को एंटिसिपेट करते रहना इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और A70 ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वही प्रोसेसेस को आज से 10 साल बाद या आज जो चेंज हो रही है उसको एंटिसिपेट करना और उसको डेवलप करना और उसको आप लोगों को उसके लिए रेडी करना। एमवे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप सब लोग भी उस ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्सा बने, आप सब लोग उससे चेंज हो, ताकि जब डायनेमिक्स चेंज हो तो आप सबसे आगे हो, क्योंकि आपको जो पता होगा कि आप हमेशा रेडी होंगे, फ्यूचर रेडी होंगे, राइट। आपको पता है कि अच्छा आज जो है लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, पर वो खाली सप्लीमेंट्स से नहीं रहना चाहते, उनको लाइफस्टाइल सर्विसेज भी चाहिए। उनको ये भी चाहिए कि हमें कोई प्रॉपर तरीके से गाइड करे, नॉलेज से गाइड करे, एक्सरसाइज से गाइड करे, राइट। हमें ये भी बताए कि हमें और हमारी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, और हमें सप्लीमेंट भी दें। और ये सारी चीज़ें जो है वो A70 ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। और आप में से काफ़ी लोग जो कि 360 में न्यूट्रलाइट 360 के पार्ट रहे, आपने देखा होगा कि हमने वो जर्नी शुरू कर दी है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात बताई अर्जुन ने कि चेंज बहुत तेज़ी से आ रही है, हर फील्ड में चेंज आ रही है, तो हमारा बिजनेस भी तो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। जैसे हम इसको बिल्ड कर रहे थे 98 में, वैसे तो आज बिल्कुल बिल्ड नहीं करते हैं, और अगर हम साथ साथ में चेंज नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। सो आगे क्या चेंज आने वाली हैं उसको एंटिसिपेट करना पहले से, विजन कि क्या होगा, और उसके लिए अपने आप को तैयार करना, और फिर अपने लोगों को तैयार करना, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो कंपनी के लिए काम करते हो, चाहे वो फील्ड में काम करते हो, सबको तैयार करना। दैट इज ए पार्ट ऑफ A70 ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एंड जो हम नहीं सोच सकते वो कंपनी ऑलरेडी उस पर काम करके एंटिसिपेट करती है और हमें भी बताती है कि ये होने वाला भाई, ऐसा होगा और इसको हम ऐसे हैंडल करेंगे। दैट्स वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि न्यूट्रलाइट 90 साल पूरे कर गया, एक ज़बरदस्त ब्रांड है,
और 90 साल से इतना बड़ा स्टेचर और इतना बड़ा नाम है, बट एट द सेम टाइम लोग कहते हैं कि ये महंगा है। बढ़िया तो है पर महंगा है। तो दो चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। पहला कि न्यूट्रीलाइट अलग कैसे है, उससे मिलता जुलता ही सवाल है कि महंगा है, उसको कैसे हम आसानी से जवाब दे पाए अपने कस्टमर को कि भैया महंगा है तो हमारी बात सुन लो। जी जी। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ न्यूट्रीलाइट के 90 ईयर्स को कंप्लीट करने के लिए। 90 ईयर्स ऑफ ग्रोथ। किसी भी कंपनी के इतने लंबे समय तक ऑपरेट करने को ही लेके सबसे पहले तो आपको लगेगा कि 90 साल तक किसी कंपनी का सर्वाइव करना ही बड़ा मुश्किल है, और 90 साल तक नंबर 1 बने रहना उससे भी मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं, क्या क्या ऐसी क्वालिटी लगती है कि कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो उसकी सबसे पहली जो मैं आपको बताऊंगा कि रिक्वायरमेंट होती है और जो न्यूट्रीलाइट में है वो है, जैसे मैंने बताया था, आपसे शुरू किया था, इथिक्स, राइट। और एक फॉर्मुलेशंस के लिए जो फिलॉसफी, ये सोचना नेचर से बेसिक बोलते हैं, रूटेड रहना अपने नेचर के साथ में, कि नहीं जो हमारा 90 साल पहले भी, अगर आपने सुना होगा, 90 साल पहले भी अगर हमें लगता था कि हमारी हेल्थ का राज जो है वो नेचर में ही है, वो प्लांट्स में भी है, आज जो लोग हैं वो बोल रहे हैं, राइट। आज वो टॉक ऑफ द टाउन है। आप देखिए, आप 25 साल से 20 साल से बिजनेस में है, आप देखेंगे कि यार हम तो 25 साल से बात कर रहे हैं, वो आज लोग व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पर रील बना के आप शेयर कर रहे हैं, क्लीन लेवल की बात कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री की बात कर रहे हैं, राइट। आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर नहीं होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, राइट। आज जो वो बात कर रहे हैं वो न्यूट्रीलाइट पिछले 90 सालों से कर रहा है। अब क्यों कर रहा है और क्यों डिफरेंट है? दो चीज़ें। देखिए, सप्लीमेंटेशन जो है वो मेडिसिन है, मेडिसिन और सप्लीमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मेडिसिन आप यूज़ करते हैं टू ट्रीट आपकी जो डिजीज कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए। सप्लीमेंट आप यूज़ करते हैं ताकि आप उस सिचुएशन में ही ना आए, वो सिचुएशन ही अराइज ना हो, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? जो सप्लीमेंट है, जैसे इंग्लिश का वर्ड है ना सप्लीमेंटेशन, उसको अगर आप एक बार प्रोडक्ट, हम लोग कभी कभी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक कैटेगरी में लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। सप्लीमेंटेशन, आप इंग्लिश पे जाइए, वर्ड पे जाइए, क्या है सप्लीमेंट करना? मतलब क्या? जैसे देखिए, जब एग्जाम राइट करते हैं ना, तो आपको पता है आप में से कितने लोगों ने सप्लीमेंट्री कॉपी ली है, राइट। वही चीज है, जब आपकी जरूरत, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उससे पूरी ना हो पाए तो आप उसको सप्लीमेंट करते हैं, राइट। हमारे बिजनेस में या हेल्थ में क्या चीज़ है? जो चीज़ आप अपने फूड से, रोज के डाइट से पूरी ना कर पाए उसको आपको सप्लीमेंट करना होगा। अब जब आप उसको सप्लीमेंट करना होगा तो आप किस तरह का सप्लीमेंट चूज करें, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। वो सप्लीमेंट चूज करें जो सबसे पहली प्राइम रिक्वायरमेंट है। और बहुत मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं तो सर ये सर क्लेम तो सर काफ़ी सारी कंपनियां करती हैं, पर सारी कंपनियां करती हैं क्लेम, पर आप कभी जब उसका लेवल उठा के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो क्लेम करना, बोलना और लेवल पे होना दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो सेफ होना चाहिए। सेफ कैसा होना चाहिए? जैसे हमारा घर का खाना सेफ होता है, राइट। जैसे कि आप रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, घर में बनाते हैं। आपको अगर कोई ये बोले कि आपने जो रोटी बनाई है उसमें आप प्रिजर्वेटिव यूज़ करके करना पड़ेगा आपको, आपने जो खाना खाया है उसमें आपको रोज कोई उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डालना पड़ेगा या आर्टिफिशियल कलर डालना पड़ेगा, वो खाने की रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो खाना जितना आपको फ़ायदा नहीं करेगा उससे ज़्यादा उसके अंदर जो नुकसान देने वाले न्यूट्रिएंट है वो आपको नुकसान करेंगे, राइट। अब ये क्वेश्चन आता है तो क्या इसका मतलब इनको कंप्लीटली अवॉइड किया जा सकता है? आंसर इज नो। कंप्लीटली अवॉइड कैसे नहीं किया जा सकता? कि आप जैसे कभी आइसक्रीम खाने जाते होंगे तो कहीं ना कहीं आप आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर खा लेते होंगे, राइट। मैं भी खा लेता हूँ क्योंकि हर जगह जाके तो आप चेक नहीं कर सकते। पर क्या आप सुबह शाम या दिन में 3 बार जब आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं तो क्या आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर खाते हैं उस फूड में? आंसर इज नो। सप्लीमेंट जो आप रोज खा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर जो आप रोज ले रहे हैं, राइट, वेट मैनेजमेंट के लिए जो आप डिलीशियस शेक ले रहे हैं, क्या आप उसमें मील को रिप्लेस कर रहे हैं? अपना खाना नहीं खा रहे हैं, उसकी जगह उस चीज़ को खा रहे हैं। क्या आप उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर और प्रिजर्वेटिव अफोर्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्योंकि मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ 6 महीने के बाद में
उसके अंदर जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, क्या होता है काफ़ी बार क्वेरीज आती है, सर ये मार्केट में प्रोडक्ट है, इसमें प्रोटीन जो है पर सर्विंग हमसे 5% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। कभी क्वेरी आती है सर इसमें विटामिन मिनरल हमसे ज़्यादा है, पर हमारा प्रोडक्ट फिर भी एक्सपेंसिव है और हमारा प्रोडक्ट इनसे बेहतर क्यों नहीं है। मैं उनको उस क्वेरी का एक ही जवाब देता हूँ, आप एक बार उसका लेबल घुमाइए, चेक करिए क्या उसमें आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव डला हुआ है। अगर वो डला हुआ है तो आप इस प्रोडक्ट को न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट के साथ में कंपेयर ही नहीं कर सकते, कंपेरेबल ही नहीं है। आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक छोटी सी जर्नी बताता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट को आर्टिफिशियल फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव के बिना बनाने की और विद बनाने की दोनों की सिचुएशन में क्या डिफरेंस होता है। तो अब आप अच्छा इससे पहले आप ये भी पूछ सकते हैं कि तो फिर ये अलाउड क्यों है, राइट। रेगुलेशंस में अलाउड है, लोग यूज़ करते हैं, एक क्वांटिटी में अलाउड है, यूज़ करते हैं, फॉर्मुलेशंस में अलाउड है, सब कुछ लिखा हुआ है रेगुलेशंस में, राइट। रेगुलेशन में लिखा है तभी अलाउड है, वरना आप कैसे यूज़ करते हैं, एक सर्टेन क्वांटिटी में आप ऐड कर सकते हैं उसको, राइट। पर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें अलाउड है रेगुलेशंस में, इंडिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अलाउड है, राइट। ऐसे तो टबैको भी अलाउड है, उस पर लिखा होता है इससे कैंसर होता है, फिर भी अलाउड है, लोग लेते हैं पीते हैं, राइट। पर न्यूट्रलाइट क्यों डिफरेंट है? क्योंकि किसी भी रेगुलेशंस में, किसी भी कंट्री के, किसी भी ज्योग्राफी के रेगुलेशंस में कुछ भी लिखा हो, न्यूट्रलाइट अपना ब्रांड का स्टैंडर्ड, एक इंटरनल ब्रांड स्टैंडर्ड डेवलप करके देता है साइंटिस्ट को कि आपको इस फॉर्मुलेशन को न्यूट्रलाइट ब्रांड स्टैंडर्ड से डेवलप करना है, इसको उसके वहाँ के लोकल रेगुलेशन के हिसाब से डेवलप नहीं करना है। तो वो प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा हो, यूएस में बन रहा हो, थाईलैंड में बन रहा हो, यूरोप में बन रहा हो, वो एक ही क्राइटेरिया फॉलो करता है, वो क्या है, न्यूट्रलाइट ब्रांड स्टैंडर्ड। उस ब्रांड स्टैंडर्ड में लिखा होता है कि आप प्रिजर्वेटिव यूज नहीं कर सकते, उस ब्रांड स्टैंडर्ड में लिखा होता है कि आप आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं कर सकते, प्रिजर्वेटिव यूज नहीं कर सकते। तो कभी कभी मार्केट से रिक्वायरमेंट आती है, बोलते हैं नहीं सर मार्केट में ये प्रोडक्ट है, ये बड़े प्राइस पॉइंट पर है, हमें भी हमारा भी पास प्रोडक्ट होने चाहिए। आपने देखे होंगे कुछ प्रोडक्ट हमने बीच में एक्सेस एनर्जी में या कहीं पे एक्सेस में लॉन्च किए, मालूम आपको न्यूट्रलाइट का स्टैंडर्ड किस लेवल का है, जो मैं एथिक्स के फॉलोसफी की बात कर रहा हूँ। न्यूट्रलाइट विद इन द कंपनी बोलता है कि आप मेरा ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते, आप इस प्रोडक्ट के ऊपर बोल्ड और कैपिटल में ग्रीन कलर में न्यूट्रलाइट नहीं लिख सकते, आप कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि आप इस क्राइटेरिया को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि उसकी जर्नी क्या होती है। जर्नी कैसे होती है कि आपने अगर किसी प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, उसकी 2 साल की शेल्फ लाइफ लेनी, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप रॉ मटेरियल से शुरू करें। रॉ मटेरियल में हर रॉ मटेरियल की एक माइक्रोवेव काउंट की लिमिट सेट कर रखी रेगुलेशन से, तो वो कुछ भी हो सकती है कि रॉ मटेरियल की 1000 है, कुछ रॉ मटेरियल की 10000 है, कुछ रॉ मटेरियल की 5000 है, और वो रेगुलेशन के हिसाब से सेट होती है। तो आप मार्केट में जाके आपको सप्लायर से बोलना है कि मुझे इस रेगुलेशन के हिसाब से इंग्रेडिएंट चाहिए, वो इंग्रेडिएंट आप ले सकते हैं। अब वो इंग्रेडिएंट में अगर माइक्रोवेव काउंट इतना हाई है तो क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा ताकि वो शेल्फ लाइफ के समय वो आगे और ज़्यादा बढ़े और उसमें वो खराब ना हो, क्योंकि हम प्रोडक्ट न्यूट्रलाइट में आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव डाल नहीं सकते। तो न्यूट्रलाइट में रॉ मटेरियल का क्राइटेरिया शुरू होता है 100 से, जो 1000 जहाँ 10,000 अलाउड है वहाँ पर 1000 अलाउड है, जहाँ 1000 अलाउड है वहाँ पर 100 अलाउड है, राइट। अब आप ये रॉ मटेरियल जो है जनरली एक तो मिलता नहीं, अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में इंडिया में हर कंपनी जो रॉ मटेरियल यूज कर रही है सप्लायर वही बेचेगा, वही मटेरियल देगा। पर जब एमवे न्यूट्रलाइट अप्रोच करती है उनको कि हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए जिसमें कि माइक्रोवेव काउंट कम हो, तो वो बोलते हैं सर एक तो कई बार तो अवेलेबल नहीं है, दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तीसरा ये है कि अगर मैं उसको प्रोसेस कर भी दूंगा आपके लिए तो इसका जो कॉस्ट है आपके लिए इतना मनीफोल्ड बढ़ जाएगा, राइट। तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, हम प्रिजर्वेटिव नहीं डाल सकते, कुछ भी हो जाए, तो आप हमें इसको प्रोसेस करिए, फर्दर प्रोसेस करिए। वो 4 स्टेप्स पूरे करता है, उसमें उसका मैकेनिकल लोड कम करता है, पैक करता है और हमें दे देता है। पर अब प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व नहीं होती, ये तो बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है ना, मतलब कोई भी कंपनी कल तो सोचे कि मुझे प्रिजर्वेटिव फ्री बनवाना है, वो भी जाके सेम चीज कर सकती है। सेकेंड चैलेंज आता है, क्या आपके पास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है जहां पर आप इन्वायरमेंट के माइक्रोवेव काउंट को भी कंट्रोल कर पाए, ताकि वो डेवलपमेंट और फॉर्मुलेशन के समय, मैन्युफैक्चरिंग के समय उसमें इंटर न कर पाए। और यही रोल आता है 700 करोड़ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, जहां पर ऐसे फिल्टर्स, ऐसे सिस्टम्स लगे हुए हैं जहां इंसान तो अंदर हो सकता है, माइक्रोब नहीं हो सकता। 700 करोड़ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, जहां पर ऐसे फिल्टर्स, ऐसे सिस्टम्स लगे हुए हैं जहां इंसान तो अंदर हो सकता है, माइक्रोब नहीं हो सकता। पर अब प्रॉब्लम वहां सॉल्व नहीं होती, ये तो बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है ना, मतलब कोई भी कंपनी कल तो सोचे कि मुझे प्रिजर्वेटिव फ्री बनवाना है, वो भी जाके सेम चीज कर सकती है। सेकेंड चैलेंज आता है, क्या आपके पास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है जहां पर आप इन्वायरमेंट के माइक्रोवेव काउंट को भी कंट्रोल कर पाए, ताकि वो डेवलपमेंट और फॉर्मुलेशन के समय मैन्युफैक्चरिंग के समय उसमें इंटर न कर पाए। और यही रोल आता है 700 करोड़ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का।
अगर आप और आप लोगों में से जिन लोगों ने फैसिलिटी देखी होगी या कभी देखेंगे, तो अगर आपने कभी अगर किसी एस्ट्रोनॉट को देखा होगा, राइट, देखा एस्ट्रोनॉट को, इस उसी यूनिफॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर हमारे साइंटिस्ट एकदम ऊपर से नीचे तक पहचान नहीं सकते। अगर जिससे मैं रोज मिलता हूँ अगर वो मुझे अंदर मिल जाए फैसिलिटी के अंदर, क्योंकि मुझे खुद भी उसी गाँव में जाना पड़ता है अंदर, तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। कौन है वो बात करेगा, बोलेगा तो बोलते हैं अच्छा से आप ही, राइट। उतनी प्रिकॉशन ली जाती है जब मैन पावर जो है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस प्रोडक्ट को, वो अंदर उस फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करता है। सेकेंड चीज क्या होती है, मिनिमल एक्सपोजर। मतलब आपका जो एपीपी है वो रॉ मटेरियल जो है वो डिस्पेंस होने के बाद में, जब डिस्पेंस होता है मटेरियल, जो वेयरहाउस से मटेरियल आता है उसका डिस्पेंसिंग होती है उसकी, उसके बाद 3 फ्लोर के का जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें टॉप फ्लोर पे जाता है, उसके बाद डब्बे में बंद होकर बाहर निकलता है, बीच में किसी को नहीं मिलता है। उसके बीच में सारी एक्टिविटी हो जाती है, मिक्सिंग, यूनिफॉर्मिटी, सब कुछ ऑटोमेशन होता है, सारा पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड है, राइट। ऑटोमेटेड प्रोसेस के बाद में सीधा डब्बे में जब केक होता है, इंडक्शन सील का जब आप केक बनाएंगे तो उसमें सील मिला मिलेगा, मतलब जीरो एक्सपोजर, ऑलमोस्ट जीरो एक्सपोजर किया जाता है उसको, ताकि उसमें माइक्रोबियल काउंट ना हो पाए। पर ये तो सेकंड स्टेज हो गई। तीसरा चैलेंज कहाँ आता है? तीसरा चैलेंज आता है जब हम उस प्रोडक्ट को घर लेके आएंगे। अब बताइए, अब तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में नहीं रहा, वहाँ से बाहर आ गया, अब हमारे घर में आ गया, स्टोर में आ गया। अब उस माइक्रोब का क्या करेंगे जो इन्वायरमेंट में घूम रहा है, राइट। वहाँ रोल प्ले होता है हमारे पैकेजिंग कंपोनेंट। अगर आप दो चीज़ें होती हैं जिसको हम मॉनिटर करते हैं पैकेजिंग कंपाउंड में, इसको बोलते हैं MVTR, मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट, और दूसरी होती है OTR, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट। मतलब दो ही तरीके से माइक्रोब अंदर आ सकता है, या तो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाए, पेनिट्रेट कर जाए कंपोनेंट के अंदर से, पैकेजिंग कंपोनेंट के अंदर से, या ऑक्सीजन अंदर आ जाए, राइट, जो एयर है वो अंदर आ जाए। उस दोनों के लिए सबसे अच्छा अगर आप पाएंगे कि कोई पैकेजिंग कंपोनेंट हो सकता है या मटेरियल हो सकता है, वो होता है या तो कोई भी मेटल ले लीजिए आप, या फिर ग्लास ले लीजिए, उनका 0 होता है, राइट। उन दोनों में से 0% होता है, कोई भी मॉइस्चर या ऑक्सीजन अंदर ट्रांसमिट नहीं हो सकती। पर वही HDP में करना के लिए लगती है हाई एंड क्वालिटी। आपको पता है जो HDP का कंटेनर हम बनाते हैं, इंडिया में बनाते हैं, उसका पॉलीमर बाहर से इम्पोर्ट होता है, राइट, क्योंकि वो पॉलीमर की क्वालिटी ऐसी चाहिए होती है कि जिसका MVTR ऑलमोस्ट नियर टू 0, जिसका ऑक्सीजन वेपर ट्रांसमिशन रेट ऑलमोस्ट 0। आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि जो पैक है आपके पास, या तो आपने जब बाय किया होगा तब, या फिर आपने अपने घर पे रख के लेके आए होगा, आपने खोल के यूज़ करना शुरू नहीं किया होगा, आपके स्टोरेज में रखा होगा, तो उसमें पैनलिंग हो जाती है, वैक्यूमाइज हो जाता है, पिचक जाता है। देखा है आपने? आपको पता है वो क्यों होता है? सोचिए, अगर ऑक्सीजन अंदर जा पाती है उस कंटेनर से, उसके सरफेस से, तो वो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, वो पिचकता ही नहीं कभी, तो वो ऑक्सीजन को अंदर पेनिट्रेट ही नहीं करने देता है, और वहाँ पर हमारा तीसरा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आता है। अब ये जो तीनों फैसिलिटीज़ आती हैं, राइट, वो क्यों की जाती है? ताकि जो आपको सप्लीमेंट, आपको आपके कस्टमर को जो सप्लीमेंट मिले, और आप जब अपने कस्टमर से बात करें, एक जो लंबा क्वेश्चन आंसर अनिल जी के छोटे से क्वेश्चन का, कि हम कैसे बोले कि हमारा प्रोडक्ट महंगा क्यों है, क्योंकि ये सेफेस्ट है, सेफेस्ट इन द वर्ल्ड है, हमने ये इंश्योर किया है। That's amazing. बहुत ही ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी। ही इज़ द इनसाइडर एक्चुअली। तो आज के बाद जब हम ऑल प्लांट प्रोडील को पकड़ें तो इनकी टॉक थोड़ी बहुत तो यार पूरी तो नहीं याद हुई होगी। मॉइस्चर कंट्रोल और ऑक्सीजन कंट्रोल पर थोड़ा बहुत तो याद कर ही सकते हैं कि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं घुसना, ऑक्सीजन नहीं घुसनी, इसलिए उसके डब्बे के जो पॉलीमर्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। क्या बात है! तो बहुत ही, अभी तो प्रोडक्ट की बात, तो बाद में पैकेजिंग की बात हो रही है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन। आई थिंक that's all for today and thank you very much for coming. Thank you for coming. Thank you so much. बहुत ही शुक्रिया आपका, आप आए और इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमें दी, and thank you very much.